कौन से हमको ऐसे भैया पता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ पे ली और एकदम अच्छी कर ली? जो भैया अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या तो उनकी सरकारी नौकरी, कौन से भैया है? और जो भैया बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, फिर समाज उनसे बोलता है कि बताओ करते क्या है, कमाते क्या? हाँ, होंगे बहुत पढ़े लिखे, कमाते कितना? उसके बाद उस टेबल के बाद आपको करना क्या है? तो मुझे करना क्या था, ये पता था कि कंटेंट बनाना है, और कंटेंट इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करना है, लोगों से मिलना है। तो फिर हमने सोचा कि दिल्ली में ही है, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं, जाके मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक एक्सपीरियंस था, तो फिर उन्हीं विषयों पर जाके बात करना शुरू करा। तो इससे फिर क्लियर होता है कि पहले आप स्ट्रक्चर बना लेते हो, फिर क्या करना है उस पर, और फिर डटे रहने की बात होती है, जहाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे मानता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने आचार्य जी को पूछा था कि आचार्य जी, आज की लड़कियां ना बहुत बुरे दिशा में जा रही हैं, ये ऐसे लड़कों के पीछे जा रही हैं जो उनको ठगेगी, तो मतलब जो उनको ठगेंगे तो ठगेंगे और उनका दिल भी तोड़ेंगे, या फिर किसी और लेवल पे भी जा सकते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि बेटा, अगर वो तुम्हारे पीछे आती तो सब ठीक ना। जिनका ये तर्क आता है ना कि कॉलेज में रह के आप प्रेशर सीखते हो, मैं बहुत समर्थन में हूँ, कहीं और जाओ, कुछ अपना काम करो, कुछ अपना खोलो, जाओ करो संघर्ष, 5-6 साल लगाओ, अपना कुछ करो, खूब संघर्ष आएगा। जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हो उससे 10-20-30 गुना संघर्ष आएगा, शायद ऐसा आप झेल भी ना पाए। बिल्कुल करें आप, और संभावना ज्यादा है कि यहाँ के जो संघर्ष आप बता रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा अच्छी सफलता वहां मिल जाए। जापानी तो इतने बेवकूफ है कि एक सोनी का कैमरा गिर जाता है वो लेते नहीं है। उसके बाद देखता हूँ कि जापान जो देश है, इन बेवकूफों की वजह से ऐसा है, और हम चालाक व्यक्ति ने अपना देश ऐसे बनाया रखा। दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ अभी जी जुड़े हैं। तो अभी जी, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताया कैसे? अब पहले तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी जी के चैनल में मेरा एक मतलब उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, तो वो तब तक तो आ जाएगा, ये आते आते तो वो देख सकते हैं कि हमने बहुत विषयों में बात की है। तो पहले ये, और अभी जी कितने सुलझे हुए आदमी हैं वो आपको तो आज पता चल ही जाएगा। अब आदमी पता नहीं हिंदी में सही शब्द है या नहीं उनके लिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो अभी जी, आपने तो मुझसे बहुत सवाल किए उस पॉडकास्ट में। आज चलिए आपको प्रश्न बाणों से क्या कहते हैं कि भूना जाए। बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने आपका कंटेंट देखा आपके चैनल में, बहुत चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल दिल से करते हैं। कि जैसे एक वीडियो मैंने देखा आपके चैनल में कि जैसे आपने 3 पॉइंट्स बताए कि जीवन में जो करना है उसके लिए कौन सा सिस्टम लगेगा वो बनाना है, वो उसके बाद क्या करना है वो हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें उस काम में लगे रहना पड़ता है। तो आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने वो सिस्टम कैसे बनाया कि आप अपने बातों को यूट्यूब में रख सकें, या फिर आपको ये ख्याल कब से आया कि अपने बातों को रखना चाहिए? अगर इसको बहुत मोटे तौर पर बताएं तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी खत्म करी थी, और जो कॉलेज जाने वाला ही था मैं, बीच में 1-1.5 महीने का समय मिलता है। तो तब हालांकि पहले से ही था दिमाग में कि कुछ कुछ डालेंगे हम, पर कॉम्पिटिटिव तैयारी जब मैं कर रहा था, इससे पहले भी एक जो मेघना जी वाला पॉडकास्ट हुआ था, तब भी मैंने बताया था इस बारे में कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम्स तो हुए, ठीक है, अच्छे गए या जैसे भी गए, साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी या गलत चीज़ मेरे हाथ लग गई होती कि फिलॉसफी में चीज़ें समझने में एक बड़ा कहते हैं लग गया, बस एक तीर, वो तीर बड़ा अच्छा लग गया। तो उसके बाद फिर जिस तरीके से कंटेंट बनाना था वो चेंज हो गया। पहले शायद बिल्कुल नहीं पता था किस तरीके से कंटेंट बनाना है, क्यों बनाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े और समझ आती गई, तो फिर कंटेंट क्यों बनाना है, क्या बनाना है, किस तरीके का बनाना है, ये शेप होता गया। शुरुआत में बहुत वेग, जैसा आप एक पूरी टाइमलाइन देख पाएंगे तो उसमें आपको कुछ पॉडकास्ट मिलेंगे जो कि कॉलेज के बच्चों के साथ है, कुछ आपको उसमें मेरी वीडियोस मिलेगी जहाँ पर मैं अपनी ही कुछ कहानियाँ या फिर अपनी ही कुछ जिंदगी बता रहा हूँ। इसी 2 किस्म की वीडियो है। और अगर हट के कुछ जो वीडियोस अब धीरे धीरे आना शुरू हुई हैं, वो कुछ मुद्दों के ऊपर है, जैसे
एक मेरा जो पहली वीडियो मैंने ऐसे डाली थी वो वुमेन्स वीक के ऊपर थी, और वो बहुत, मुझे आज भी वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट मैंने डाली। अगर वो मैं नहीं डालता तो फिर शायद ये शुरुआत नहीं हो पाती। अब तो धीरे धीरे और मैं डालूंगा वीडियोस। तो अब धीरे धीरे फिर मैंने चेंज करा इस वक्त को। अब इस सब के पीछे मोटा मोटा क्या था, इस सब के पीछे मोटा मोटा एक ही चीज़ थी। गए थे, कुछ करना था, और कॉलेज में बच्चा जाता है तो बहुत खाली होता है, कुछ नहीं करने को। इस मामले में जैसा आपने बोला ना, स्ट्रक्चर बनाना, तो पहले से एक चीज़ निर्धारित थी बहुत शुरू से ही। ये मैं कई लोगों को बोलता हूँ, जो लोग मुझको जानते हो, है ये चीज़ कि मैं बड़ा अपनी टेबल के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि टेबल होनी ही चाहिए। अब स्ट्रक्चर और टेबल किस तरीके से मैच करते हैं, इस पर मैं डायरेक्टली बताता हूँ। अगर टेबल होगी देन यू आर एबल, आप काबिल रहेंगे इस बात की कि आप स्ट्रक्चर बना सके। तो मैं बड़ा इस बात पर फोकस रखता हूँ कि आपकी टेबल चेयर होनी ही चाहिए जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं या फिर अपना काम करते हैं। तो वो चीज़ शुरुआत से ही थी। उसके बाद उस टेबल के बाद आपको करना क्या है, तो मुझे करना क्या था ये पता था कि कंटेंट बनाना है, और कंटेंट इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलना है। तो फिर हमने सोचा कि दिल्ली में ही है, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं, जाके मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक एक्सपीरियंस था, तो फिर उन्हीं विषयों पर जाके बात करना शुरू करा। तो इससे फिर क्लियर होता है कि पहले आप स्ट्रक्चर बना लेते हो, फिर क्या करना है उस पर, और फिर डटे रहने की बात होती है, जहाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे मानता हूँ कि डटे रहे। ठीक है, आज अभी भी हम अगर देखा जाए तो मैं पिछले 2.5 से 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। आप चैनल देखेंगे इतना लंबा लगेगा नहीं आपको, 3 साल हो जाएंगे इस साल, 2023 से लेके, मतलब अगले साल आते आते ये साल खत्म होने वाला है, 3 साल होने वाले हैं। ये बड़ा समय होता है। और कई बार मैं खुद को ऐसा वो भी मानता हूँ कि बहुत फ्रेशर हूँ अभी, जो क्या मीन्स 25 वीडियो डाल रही हूँ, बहुत कम है, तो टाइम बहुत है। तो अब ऐसे में एक लेंस से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत लंबे समय से टिका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो किसी बहुत लंबे समय के लिए आया, 8 महीने में नहीं आई, हर 2-3 महीने में आती रहेगी। तो ऐसे में कंसिस्टेंट भी आप देख सकते हैं, और ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि कितना इनकंसिस्टेंट है। एक वो दोनों लेंस में ऐसे देख के चलता हूँ। तो ये भी है कि डटे रहने पर थोड़ा सा भी मेरा हाथ कम है, पर हाँ मोटा मोटा ये जो एक बेसिक आउटलाइन है, इस सबका मेजर जो पूरा योगदान जाता है वो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को जाता है। कि तब ये फिलोसफी चीज़ें समझने और सारे प्रशांत और दुनिया भर की और फिलोसफी में एक हाथ लग गया, और फिर बिगड़ते चले गए। फिर ऐसा होता गया। अच्छा, मतलब बिगड़ते मैं बड़े उस व्यंग के तरीके से कह रहा हूँ, सुधरते चले गए थे। जैसे कि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि आपने अपने सिलेबस के जो पढ़ाई है उससे कुछ चीज़ें क्या काम में आई आपकी, कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन में या फिर जो भी काम करेंगे आपको लगता है कि भविष्य में उसमें कोई योगदान है उसका? क्योंकि मैंने जितना देखा है कि स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है वो बाहरी जो दुनिया है उसके बारे में मोटा मोटी हमें एक धारणा देती है कि एक मोटा मोटी एक धारणा देती है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, कि कल को ये ना हो कि बच्चे को किसी अ, किसी ठगी के सामने आए, या फिर उसने बस बताया कि देखो ना मेरे पास ये लाइट है और ये किसी के कृपा से जल रही है, अब मुझे पैसे दो। तो वो भी से पता चले कि लाइट ऐसे नहीं जलती, तो या फिर इतने सारे देश है, मैं बस अकेला नहीं हूँ। तो ये तो समझ में आता है, पर आपके जीवन में क्या जो आप करना चाह रहे हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें सिलेबस की जो पढ़ाई उसमें कोई योगदान दे पाई? अब इसको, इस सवाल को ही मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा। एक सिलेबस जो मैं अपनी डिग्री में कर रहा हूँ, और एक सिलेबस जो मैंने डिग्री से पहले करा। डिग्री से पहले वाले सिलेबस की बात पहले करते हैं। डिग्री से पहले का जो सिलेबस था काफ़ी अच्छा था, सुलझा हुआ था, और बहुत बेहतरी की उसमें अभी भी आवश्यकता है। और उसमें जो एक बहुत ज़्यादा कमी है वो ये है कि उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसे जैसे थाली में खाना परोस देते हैं ना बेईमान से, वैसा है। और खाना भी कोई बैलेंस डाइट नहीं है जिसका मतलब एक होता है कि खाना प्यार से परोसा गया, तमीज से दिया गया, कि अब बैठने की स्थिति बनाई गई, आपको बोला कि खाना खाया, और वो भी पूरे बैलेंस डाइट है। ऐसा नहीं है हमारा 12वीं से पहले का होता है, यानी डिग्री से पहले। तो वो जितनी भी पढ़ाई रही थी पूरी साइंस स्ट्रीम की, वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत कमियां हैं, बहुत कुछ सिखाया जाना चाहिए, बहुत कुछ तरीके से सिखाया जाना चाहिए। और जो आपने बोला कि बाहर, एक आपने अभी बात बोली कि कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जिससे कि बाहर ठगान आ जाए। सही में इस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, पर वो ऐसी चीज़ है कि कई बच्चे पढ़ लेते हैं तब भी ठग ही जाते हैं ना। तो वो भले ही इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि ना ठगा जाए, आधे से ज़्यादा ठग जाते हैं।
ठीक है, इस चीज में कहा कैसे वो अंधविश्वास में भी, और इवन अकेडमिकली भी वो लोग रटना और वो पूरा जो समझने पर तो ज्यादा उद्देश्य रहता ही नहीं है। आज मैं किसी से भी पूछ लूँ जाके कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, तो बोलेंगे ये क्या होता है। उन्हें याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NSP1 NSP2 ये सब उन्हें याद होगा, लेकिन मैं पूछ लूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो बोलेंगे है। तो एक होता है रट लेना, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होगी, लेकिन किसी से अगर मैं जाके अभी इन चीज़ों पर बात कर लूँ कि अच्छा बता नोडल प्लेन क्या होते थे, तो वो सब भूल गए। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि याद होने चाहिए थे, याद नहीं होने चाहिए थे, लेकिन एक याददाश्त में रहता है। मैंने भी नोडल प्लेन कब से नहीं पढ़े, लेकिन इतना याद है कि हाँ नोडल प्लेन्स कुछ होते थे, ऐसे ऐसे होते थे, याद है। तो वो एक मोटा मोटा आपको याद रहता है, तो समझते भी नहीं है रटन विद्या, और जो इसका इंटेंस है वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप में पढ़ाई सीखे और विकसित होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं डिग्री के बाद वाली। तो डिग्री के पहले वाली चीज़ें अभी मदद करती हैं, सही बोलूँ तो हाँ, क्योंकि तब दिमाग चला था। तब एक जो बहुत इस चीज़ को मैं ऐसे पकड़ के पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि आप रट भी सकते थे 12वीं में, और आप समझ भी सकते थे, आगे भी बढ़ सकते थे। जब मैंने समझना चुना तो समझने की एक आदत लग गई, और फिर वो आज भी जारी है कि फिर अगर कहीं भी अटकेंगे तो समझ लेंगे थोड़ा बहुत, कहीं भी। अब फिर वो चाहे कोई हम करियर की चीज़ में बात कर रहे हैं, फिर जो भी हम मुझे काम करना है अभी, या फिर जो भी चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे आप रट के या फिर एकदम से स्किप नहीं कर देते, आप आगे नहीं बढ़ जाते, आप थोड़ा रुकते हो, देखते हो, परखते हो। वो जो परखने वाली आदत हमने सीखी थी उस डिग्री से पहले की पढ़ाई से, वो आज भी काम आ रही है। तो फिर इसलिए मैं उस पूरी पढ़ाई को बहुत सम्मान देता हूँ, हालांकि मैंने फिर अभी उसकी खामियां भी गिना दी। अब डिग्री के बाद वाली पढ़ाई चाहता हूँ। डिग्री के बाद वाली पढ़ाई को जितनी मैं गंदे शब्दों से कम सजाऊं उतना अच्छा है, पर डिग्री के बाद वाली पढ़ाई का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं यहाँ कॉलेज में जो हाल है नाज़िम बताए। और जिस तरीके से भी एक सब बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक मुझे ये क्या है, मैं एजुकेशन सिस्टम में भी काम करता हूँ, तो एक मुझे फ्लॉ ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का ही लगता है। ये ओवरऑल इंटेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य बन गया है, वो आप पढ़ाई से दूर दूर तक नहीं रहा, काम आए ये भी दूर दूर तक नहीं रहा, मजदूर बनाने। तो मजदूर बनाने के लिए या फिर नौकरी के लिए जैसे जैसे जो भी जरूरी होता है वो कर लेते हैं बच्चे खुद अपने आप से, उतना ही है। तो फिर कॉलेज की पढ़ाई बाद का तो कोई कोई खासा उपयोग नहीं रहा है। बस इतना एक जो चीज़ हर बच्चा बोल देगा, और खासकर इंजीनियर्स बोलेंगे कि हमें बहुत सारा प्रेशर झेलना आ गया, हमने एक दिन में एग्जाम पढ़ना पास करना सीख लिया, हमें ये आया हमारी कॉलेज की पढ़ाई से। तो फिर वो कहते हैं, अब इसको मैं अच्छी बात बोलूँ, बुरी बात बोलूँ, या फिर इस तरीके से देखूँ कि सोचो तुम्हारी कोई इतनी खराब चीज़ थी जो तुम्हें ये सिखा रही कि हमें एक दिन में पास होना आ गया। ये अगर ये यथार्थ बन जाए एजुकेशन सिस्टम, डिग्री के बाद वाली पढ़ाई की मैं बात करूँ, तो फिर उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, उसकी मैं जितनी क्रिटिसाइजेशन करूँ उतनी कम। आपने जैसे बताया कि जो भी करिकुलम है उससे थोड़ा प्रेशर झेलना सीख लेते हैं हम, या फिर थोड़ा और देखूं तो शायद सोशलाइजेशन भी उससे हो जाती है कि बच्चों हम बाकियों से बात करते हैं। पर अगर सोशलाइजेशन ही करना है हमें तो फुटबॉल खेलने चले जाते किसी एकेडमी में, फुटबॉल भी खेल लेते और बच्चों से बात भी हो जाती, बाकी से दोनों ही हो जाती। या फिर अगर बात कर रहे हैं आपकी प्रेशर झेलना, प्रेशर ही अगर मुझे झेलना है तो अपनी दुकान खोल लेता, प्रेशर झेलता। बिल्कुल, मैं बहुत एकदम मैं ऐसे लोगों के एकदम समर्थन हूँ जिनका ये तर्क आता है ना कि कॉलेज में रह के आप प्रेशर सीखते हो। मैं बहुत समर्थन में हूँ, कहीं और जाओ, कुछ अपना काम करो, कुछ अपना खोलो, जाओ करो संघर्ष, 5-6 साल लगाओ, अपना कुछ करो, खूब संघर्ष आएगा। जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हो उससे 10-20-30 गुना संघर्ष आएगा, शायद ऐसा ना आप झेल भी ना पाए। बिल्कुल करें आप इस, और संभावना ज्यादा है कि यहाँ के जो संघर्ष आप बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा अच्छी सफलता वहां मिल जाए। अपनी दुकान में ही अगर कोई इतना संघर्ष कर लिया, फिर अपने किसी कारोबार में या जिस तरीके से कोई इनोवेशन ही कर ले, बहुत नहीं, मैं तो बिल्कुल समर्थन में रहता हूँ, मेरा और पर्सनली मैं भी। और वो फुटबॉल एकेडमी वाला, अरे बिल्कुल फुटबॉल, और इस तरह फिर ये पूरी एक हमारे हॉस्टलों में ऐसे बात चलती है कि कॉलेज से बढ़िया मैं कुछ भी कर लूँ, ये डिग्री देते हैं वो मैं कुछ भी कर लूँ। ऐसे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का बच्चा बच्चा, और ये सिर्फ मेरे कॉलेज की बात नहीं है, इतने कॉलेज में जाके मैंने लोगों से बात करी, कई कॉलेज का ये हाल है। कुछ चुनिंदा जगहों को हटा दें अगर, वहाँ कुछ कुछ भी सिखाया जाता है, लेकिन वो इतना डाइल्यूटेड है। अगर 3 साल में आप उसको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो 1-1.5 महीने में ही सिखा दिया जाता, तो 3 साल में क्या करा है। तो गुस्सा जी आ अगर जाता है उस पर। हाँ, इस चीज को अगर ज्यादा खींचे ना तो एक चीज मुझे बहुत दिखती है बार बार कि अ, समाज कब बदलेगा, या फिर ये सब तो अपने गति से बदलेंगे वो, पर इंडिविजुअल लेवल पे
एक व्यक्ति जिसे भारत में यही सारी डिग्रियां मिल रही हैं, अगर वो बहुत अव्वल दर्जे का कोई छात्र नहीं है, या फिर ज्यादा उसके पैसे नहीं है कि वो बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज में भर्ती ले पाए या फिर अब्रॉड जाके पढ़ाई कर पाए, तो क्या अपने लेवल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर कुछ शब्दों में बोलूँ तो पहले थोड़ी हिम्मत दिखाए और थोड़ा डरे कम। जब उसको ये पता पड़ेगा कि यार चीज़ें अच्छी हो ही नहीं रही, यानी मेरे साथ भी बोलूँ, यहाँ किसी के साथ भी नहीं हो रही, उसमें थोड़ी हिम्मत आएगी। हिम्मत इस संदर्भ में नहीं आएगी कि अरे मैं कुछ कर लूँगा, उसको हिम्मत आएगी कि यार सबके साथ ऐसी बात है। और अगर थोड़ी हिम्मत दिखाए कि मेहनत करके अगर इस पूरे जो एक पूरा रास्ता है इस पर ना चलूँ, चल के भी नुकसान ही होने वाला है, ना भी चलूँ तो क्या हो जाएगा नुकसान। और फिर अगर थोड़ा कदम बढ़ाता है तो आगे बढ़ा जा सकता है। कृष्णमूर्ति का है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। वो वन ऑफ थ्री वेरी फेवरेट कोट्स है कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। बिल्कुल उसी तरीके से अगर अपना रास्ता बनाना है वो ऐसा ही है, खुद से ही बनाना पड़ेगा। इसमें मोटा मोटा बस उसको और वो कुछ नहीं कर सकता, उसको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा प्यार करना पड़ेगा खुद से, वरना हो जाएगी उसकी भी जिंदगी बर्बाद। और बर्बाद नहीं, सिर्फ वो हम बर्बाद नहीं बोलेंगे उसको, उस संदर्भ में आप ये बोलेंगे कि चल जाएगी, ऐसा नहीं है चलेगी नहीं, चल जाती है, कईयों की जिंदगी चल जाती है। पर अगर आप यही बोल रहे हैं कि फिर वो क्या करे ऐसी स्थिति में, अगर उसको सही में कुछ करना है तो कदम उठाना पड़ेगा, और कदम एक एक करके ही दिखेगा। आप 2 कदम बढ़ाएंगे फिर आपको आगे के 2 कदम दिखेंगे। बैठे बैठे यही सोचते सोचते कि पूरा रास्ता दिख जाए, वो नहीं होने वाला। जी, एक लाइन तो बहुत अच्छी लगी कि अगर आप 2 कदम बढ़ाएंगे, उसके अगले 2 कदम उसके बाद ही आपको दिखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसे भी मान ले कि मुझ में हिम्मत आ गई और थोड़ा संघर्ष करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, फिर भी भारत में जो सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत अब भी चल रहा है क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अगर देखेंगे, मतलब ज्यादा, माफ कीजिएगा, कि एक तबका है भारत में कि जो जैसे सारे भारतीयों को एक होस्टेज बना के रखा है उन्होंने, और वो पैसे लेके बस उनको चूसता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो सरकारी अफसरों में ज्यादातर जो आते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो समाज की सेवा करना चाहेंगे, या फिर जो पॉलिटिशियंस भी है कि कितने लोग होंगे जैसे कि शशि थरूर जैसे होंगे, या फिर मान लीजिए कि नितिन गडकरी जैसे होंगे कि अपना काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। तो एक तबका है कि जैसे सरकारी अफसर हैं जो, या फिर कुछ राजनीतिक नेता हैं, या फिर कुछ हद तक तो पुलिस भी है। हाँ, और अगर आप सेना को भी, बीएसएफ को भी कभी कभी मान ले कि जैसे हम बंगाल में रहते हैं तो बीएसएफ भी यहाँ पे घूस वूस लेके बांग्लादेशियों को भारत में ला रही है, क्योंकि बॉर्डर तो वो उड़ के पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि इन्होंने तो वैसे जैसे बाकी भारतीय जो काम कर रहे हैं, कि जो सब्जी बेच रहा है, या फिर जो बना रहा है, या फिर जो मजदूरी करके किसी कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, इनको होस्टेज बना के रखा है। इनसे ज्यादा टैक्स लेंगे, उसके बाद घूस भी लेंगे, उसके बाद इनको इज्जत भी नहीं मिलेगी। और आखिर में जो आता है कि जो अपना कुछ धंधा करना भी चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, कुछ अब खुद से करना चाहता है, उसके लिए भी इस ऑफिस के चक्कर काटो, उसे थोड़ी घूस दे दो, उसके थोड़े पैर पड़ो। तो ये सिस्टम ही जैसे कुछ कुछ करने को हमें डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, और एक मोटिवेशन ये भी दे रहा है कि आप उस तबके में जाने की कोशिश कीजिए जो तबका बैठे बिठाए बाकियों को होस्टेज बना के बस चूसे जा रहा है कि सरकारी नौकरी लगा लो, या फिर कुछ नहीं आता तो पॉलिटिशियन बन जाओ भाई। बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा, बल्कि अभी 1-2 बातें तो और आपने नहीं बोली। आपने तो बड़े साफ तरीके से बोल दिया कि या तो सरकारी नौकरी वाला सबका हो गया, या फिर आप फिर सब्जी की ठेल लगा रहे हैं, या फिर अपना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। हद से ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसी परीक्षा की आप क्या कहते हैं तैयारी कर लें, और फिर कोई यूपीएससी है। ये सब में आपने एक तो ये बात करी नहीं, एक तो बड़े इल्यूजन में भी रहता है। ये इल्यूजन भी एक ट्रैप है कि धीरे धीरे पढ़ के और हम पहले कुछ करेंगे, फिर डिग्री आ जाएगी, और फिर डिग्री के बाद एक नौकरी लग जाएगी, उसके बाद कुछ होगा। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ईएमआई का एक पूरा वो लूप है। उसके बाद वो आपकी वो घर लेना है, टीयर 1 में अगर घर लेना है तो वो भी अब है 50-70-80 लाख। मैं कीमत नहीं बोल सकता, 50-70-80 लाख सब क्या ही आता है, कुछ नहीं आता है यहाँ पे। फिर एक वो पूरी 2-3 करोड़ की वो ईएमआई उठाएगा, उसकी कितनी की भी नौकरी की सैलरी लगी हो। तो फिर ये भी एक जो मन में चलता है, और ये सबके चलता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ उत्तर भारत में या
वेस्ट बंगाल साइड, कि पढ़ेंगे नौकरी लगेगी, के बाद फिर शायद ये जिस जो हमारी स्थिति है वो बदलेगी, धीरे धीरे हम बदल देंगे। वो बदलती है कहाँ? ये तो बहुत हमने अभी उसकी बात कर ली कि जिन लोगों के पास कोई उम्मीद ही नहीं है। और फिर ये जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम डिस्करेज करता है, सिस्टम डिस्करेज नहीं, सिस्टम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता आप पर। फिर मैं ऐसे अपने एक मेरा निजी दोस्त है, कुछ हम बात कर रहे थे, तो मैंने बड़े क्लियर शब्दों में उसे कोट करा था, बेटा वो मुझसे 1 साल छोटा है, मैंने बोला कि भाई सिस्टम में रहते रहते जो भी चीज सामाजिक है इस सिस्टम की, उसमें रहते रहते अगर तुम एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हो, उसकी कई सारी ख्वाहिशें थी कि आज़ाद भी रहना है ना, अच्छे काम भी करने हैं, कोई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, कोई बंदिश भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला बेटा सिस्टम में रहते रहते जब तक इस समाज का कोई भी काम कर रहे हो तब तक तो ये नहीं होने वाला। और ये कठोर सत्य है, आप कुछ भी उठा लें, आप कुछ भी। और रही बात फिर आपने बोला कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने जाए या फिर कुछ करने जाए, तो फिर उसको पहले तो आप अभी अभी इससे जस्ट पिछला सवाल था हमारा कि अगर कोई ऐसी स्थिति में फंसा है तो वो करे क्या? देखिए वो कुछ कर नहीं सकता है, तभी तो सवाल आ रहा है। फिर ऐसी हिम्मत, पहले तो हिम्मत लानी पड़ेगी। सोचिए आप पैदा हुए, आपको पता पड़ा आप फंसे हुए, ये मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, आप फंसे हुए। आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा किसी आध्यात्मिक दृष्टि से या फिलोसफिकल दृष्टि से क्या करेंगे, आप फिजिकल दृष्टि में भी एक आजाद जीवन, आप आराम से चाहे तो घूमना घामना ये भी नहीं कर पाएंगे। और मैं ये फिर बोल रहा हूँ एक मेजर तबके की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत एक मेजर तबका। और मेजर तबका भारत में गरीब है, पढ़ाई इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और गरीब, ये है मेजर तबका। तो इस तबके के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस तबके के पास ऑप्शन यही बचता है। आप देखिए फिर यही तबका है जो सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। तो फिर उन्होंने वो जो स्टैंडर्ड सेट करा था कि देखो ये लोग हैं, ये लोग बस थोड़ी बहुत जिंदगी जी पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना, अब जब उसमें हिम्मत बची नहीं, आपने कोई रास्ता छोड़ा नहीं, हिम्मत दिखा भी दे तो कोई तो हो जो सफल हुआ हो इस तरीके से। आसपास कोई नहीं दिखता, दूर दराज की बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आसपास का कोई नहीं है जो ऐसे जिंदगी, आप हम अपने मोहल्ले में देखें, कौन से हमको ऐसे भैया पता है जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली और एकदम अच्छी कर ली? जो भैया अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या तो उनकी सरकारी नौकरी, कौन से भैया है? और जो भैया बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, फिर समाज उनसे बोलता है कि बताओ करते क्या है, कमाते कितना? हाँ होंगे बहुत पढ़े लिखे, कमाते कितना? फिर ये वाली सवाल आ जाता है। तो समाज ने छोड़ा ही नहीं है कोई भी ऐसी संभावना जिसमें कुछ बेहतर करने का कुछ बचे। तो फिर वो पूरा एक ऐसा क्राफ्ट हो जाता है जिसमें लौट फिर के फिर यही ऑप्शन होता है कि सरकारी नौकरी उठा लेते हैं, और यही है तरीका, और क्या बचा? वरना मैं तो बड़ा अच्छा खासा जीवन बीत गया मेरा, मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला जिसने अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली, मेरे जैसा ही था और कुछ अच्छा कर गया और बड़ा आजाद जी रहा है। या फिर या फिर वो विदेश चले गए शायद। हाँ, और जिन्होंने कुछ अच्छा करा वो फिर वो गए थे IITs, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, और फिर वो भागे हुए हैं। तो यहाँ टिका हुआ है नहीं। और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा तो कोई एक बंदा नहीं, उदाहरण के लिए मैं हिम्मत दिखा दूं, मैं बहुत हिम्मत दिखा दूं, मैं अपना मतलब एकदम सीना चीर दूं, दिखे तो कुछ होता हुआ दिखे। मैंने बोला 2 कदम के बाद 4 कदम कोई दिखे। यहाँ 100 कदम चलने वाले जब ऐसी हालत में होते हैं क्योंकि सिस्टम ने कोई छोड़ा ही नहीं है, कुछ चारा ही नहीं है, जो 100 कदम भी चल चुके हैं वो भी यहीं है बैठे, तो फिर तुम बोलते हो कि यार किसी का कुछ नहीं हुआ, सरकारी नौकरी करते हैं, अपना बढ़िया जीवन चलेगा। जी, कुछ क्षेत्रों में तो शायद अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो कुछ मैंने कुछ योजनाएं शायद देखी थी कि जैसे ट्रेनिंग दी जा रही होगी शायद, मतलब जो वो काम करना चाह रहे थे कि उस बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर ट्रेनिंग के बाद उनको थोड़े पैसे भी दिए जाएंगे, कि योजना का नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो एडिटिंग के वक्त लगा दूंगा यहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे जो माता पिता हैं उनके जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि तब तो सरकारी नौकरी के अलावा तो कोई ऑप्शन शायद था भी नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि उस चीज़ों को 2 हिस्सों में देखते हैं कि जैसे मेरा एक बहुत दिनों से एक सवाल रहता है कि हमारा जो परिवार है वो कहता है कि पैसे कमाने चाहिए भाई, और इसी रास्ते से कमाने चाहिए। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अच्छा, क्या आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए? उन्होंने कह दिया बात बात में कि हाँ। लेकिन जब मैंने पूछा कि ठीक है, अगर कि मैं कोई अपराध वगैरह करके अगर पैसे लाऊं या फिर फ्रॉड कर दूं, वो चलेगा आपको? नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, फिर सिर्फ पैसे से थोड़ी होता है।
तो उसके बाद अच्छा तो आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको क्या ज्ञान चाहिए, तो एक काम करता हूँ फिलोसॉफी में पीएचडी कर लेता हूँ। नहीं, 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 उसमें तो शायद आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो नहीं, हमें पूरा ज्ञान भी नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या? तो ये भी सवाल पहला सवाल है आपसे कि आप उनको चाहिए क्या? सुरक्षा, डरे हुए लोगों को सुरक्षा चाहिए होती है। और ये बात सिर्फ किसी के माँ बाप की नहीं है, हम सब भी ऐसे होते हैं। हमारे आधे सवालों के जवाब कोई पूछेगा ना, तो फिर क्या है, जॉब के बाद क्या होगा, सुरक्षा रहेगी किसकी, आगे के जीवन की। घर से क्या होगा, सुरक्षा रहेगी किसकी, आगे के जीवन की। अच्छा, और ज्ञान क्यों चाहिए, हाँ, सुरक्षा रहेगी, आगे बढ़ पाऊंगा। हुँ। और दूसरा जो सवाल है कि जैसे अब मैं कुछ दिनों से व्लॉग वगैरह देखता आ रहा हूँ कि लोग जब कुछ देशों में या फिर भारत के सिक्किम जैसा कोई स्थान हो गया या फिर मिज़ोरम जैसा कोई स्थान है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो व्लॉग वगैरह देख रहा तो जापान में एक भारतीय भैया है जो अभी रह रहे हैं जापान में, तो वो बहुत बढ़िया व्लॉग देते हैं। तो वहाँ से वो जब जापान की जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो कंट्री साइड है वहाँ पे जब वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ दुकान थे, शहर में तो होंगे शायद कोई आदमी या औरत नहीं होंगे कैश काउंटर पे आपको, वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं प्रॉपर और आपको ऑनलाइन पे करके जाना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो आप पकड़े जाएँगे, वो जापान है। लेकिन गाँव में ऐसे दुकान थे जहाँ पे कोई था नहीं वहाँ पे दुकानदार। फिर भी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी और लिखा था कि इसके दाम इतने हैं, तो दाम आप दीजिए और ले जाइए। वो करते भी हैं, क्योंकि अगर 2 दिन चोरी हो जाए तो तीसरे दिन वो नहीं रखेंगे चीज़ें ना। तब मैं सोचता हूँ या फिर जापान में एक दूसरी चीज़ देखता हूँ कि उन भैया का एक बार सोनी का ही शायद एक बहुत ही महँगा कैमरा गिर गया था रास्ते में। तो किसी व्यक्ति ने उठाया होगा, पुलिस वाले को दिया होगा, पुलिस वाले ने उस भैया को लौटा दिया है। तो भारत में अगर देखें कैमरा गिरा होगा, कोई व्यक्ति ने उसे लेके अपने पॉकेट में ले लिया होगा, या फिर ऐसा ईमानदार अगर व्यक्ति कोई होगा भी, अगर उसने पुलिस में दिया तो पुलिस वो चीज़ ले लेगी। पुलिस काहे ढूँढे फिर, बिल्कुल। पुलिस वो कैमरा ले लेगी। तब मैं देखता हूँ कि अच्छा, जापानी तो इतने बेवकूफ़ है कि एक सोनी का कैमरा गिर जाता है, वो लेते नहीं है। हाँ। उसके बाद देखता हूँ कि जापान जो देश है, इन बेवकूफ़ों की वजह से ऐसा है और हम चालाक व्यक्ति ने अपना देश ऐसे बनाए रखा है। वो हम चालाक है, जापानी लोग बेवकूफ़ है या फिर क्या है? ये सवाल मेरा है आपसे। अरे बिल्कुल बेवकूफ़ है, उनकी ऐसी आदतें होती हैं। और देखिए, हम कितने अच्छे लोग हैं और हम पूजा करते हैं और भगवान में मानते हैं। व्यंग्यात्मक रूप से जितना भी हमारे उतना कम है। पर ये सही बात है एकदम। और ये तो आपने जो अभी किस्सा बताया, तो कार्टून्स में भी हम देखते, तुमसे याद भी याद है, डोरेमोन या शिनचैन करके कोई तो कार्टून हुआ करता होगा, उसमें भी मैंने देखा था वो जापानीज कार्टून पे, तो उसमें भी नहीं आता था। कुछ ऐसी था कि वो एक पूरी उनकी शॉप होती थी और वो गाँव में ही वो ऐसी जगह दिखाते थे गाँव में, और वो एक डिब्बा सा रहता था, इसमें नोट डाल दो, तब का मतलब यूपीआई नहीं चलता होगा तो कार्टून में कहाँ से, या आप इसमें नोट डाल दो और ले जाओ अपने हिसाब से समझे। ये कार्टून में भी देखा था मैंने। तो बिल्कुल ये बात तो है। अब इसकी संदर्भ में अगर भारत की बात करें, तो अभी मैं ये कुछ कुछ किस्से आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त क्या रहा था, मेरा दोस्त एनआईटी दिल्ली में है, मैं वहाँ पे था, करीबन एक हफ्ता रुका था। तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज़ उसने मुझे बताई कि यार यहाँ पर ना आप कभी भी मान लीजिए हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के रूम है या फिर लाइब्रेरीज है या फिर क्लासरूम्स, यहाँ पे ऐसे कोई सामान छूट जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो कुछ गायब नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं होता होगा। ये तब पता पड़ा मुझे अच्छे से कि मेरा फ़ोन, हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो जहाँ पर हम टेबल टेनिस खेल रहे थे वहाँ पर मैं अपना फ़ोन पता नहीं कहीं वहाँ छूट गया। मुझे लगा यार आज तो फ़ोन गया, पहली बार मुझे लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था फ़ोन छूट जाए। फ़ोन छूट गया, आज तो गया मुझे लग रहा। और वो क्योंकि एनआईटी दिल्ली बहुत बाहरी इलाके में है दिल्ली के, तो प्रॉपर दिल्ली में भी नहीं है, बहुत बाहरी नरेला में है जाके, बहुत दूर है, वहाँ से हरियाणा बॉर्डर पास पड़ता है दिल्ली से। तो मुझे लगा आज तो गया, आउटस्कर्ट्स में, और ऊपर से फिर आसपास लोग भी, मतलब वहाँ काम वाम भी चल रहा था, तो आज आसपास मजदूर लोग भी काम वाम कर रहे थे। तो गया, आज तो गया फ़ोन, गए। मैं पूरी अपनी गणित लगाने लगा कि कितने पैसे बचे हैं नया फ़ोन खरीदने में, कैसे क्या, ढूंढने से कुछ फायदा नहीं, बड़ी आराम से मिल गया वहाँ पे। तो फिर मेरा भी मन में सवाल है कि यहाँ मिल गया, यही मैं अगर दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन होता मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ भी मिल जाए, बड़ी अच्छी ये। हालांकि मैं मेट्रो में भी एक बार हुआ था कि हमारा ट्राइपॉड छूट गया था, वो ट्राइपॉड मिल गया था वापस, हम मेट्रो कर्मचारियों के पास गए और ट्राइपॉड मिल जाता। यही संदर्भ में आगरा में कर दूँ अगर, या फिर बिहार चले जाऊँ, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाता है। तो दिक्कत फिर
सारी इसमें भी नहीं है कि भारत ऐसा कि भारत नाम शुरू हुआ भाव में ही दिक्कत है, भाव नाम वाले देशों में सारी दिक्कत है, वहाँ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दिक्कत है यहाँ के लोगों में, जो जितना थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, समझ जाता है, एजुकेट हो जाता है। और वही वाली बात है सुरक्षा की, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। यहाँ गरीब है, यहाँ गरीब तबका है पूरा, उसको चाहिए कुछ मिल जाए। तो यहाँ कैमरा मिलेगा, उसकी सबसे पहले बुद्धि चलेगी कि कैमरा बेचूं यार, 30-40 हज़ार मिलेंगे, घर चलाऊंगा। यहाँ इतना गरीब है। जो आदमी थोड़ा भी भरे पेट का होता है वो थोड़ा सा कम सोचता है। मैं नहीं कह रहा कि भरे पेट के लोग ज्यादा नहीं सोचते, यहाँ के नेता भरे पेट के हैं, उनको और पेट भरना है, उनका पेट नहीं भर रहा है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि भरे पेट के, लेकिन यार खाली पेट के इतने लोग हैं, इतने खाली पेट के हो कि चोरी और ये जो जिस चीज की हम बात करेंगे थोड़ी, और इसको हम कुछ बहुत फिलोसफिकली आसमान पर भी नहीं चढ़ाए, ये तो बहुत नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट भी हुआ। मतलब बड़ी ईमानदारी से एक अच्छा अगर हम समाज इमेजिन करें तो उसमें बड़ा नॉर्मल सा हुआ कि यार अगर मेरा कुछ छूट गया, अगर कुछ गिर गया या फिर कुछ भी हो गया, तो थोड़ी बहुत मदद तो किसी से भी अपेक्षा करी जा सकती है। इसमें जरूरी थोड़ी मेरा कोई मित्र ही हो कोई, या मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ तभी मेरे लिए ऐसा हो, या मेरा सिक्योरिटी गार्ड हो, ये तो फालतू की एक्सपेक्टेशन में। तो ये भी कोई बहुत हायर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं हम अपने देश में। और जापान भी जो कर रहा है बहुत नॉर्मल चीज है, हमारे देश में नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मेजर सिटीज में अभी मैंने कुछ कुछ किस्से तो बता दिए कि यहाँ दिल्ली में ये हो गया, लेकिन यहाँ कई दिल्ली के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं अपने कॉलेज का किस्सा बता रहा हूँ एक बार, आप इस बात से इमेजिन करिए। हमारे यहाँ एक हैकाथॉन हो रहा था, कोडिंग का एक हैकाथॉन था। तो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से बच्चे आ रहे थे, और वहाँ पर हमारे कॉलेज तो एक कोई दूसरे कॉलेज की बच्ची थी, वो रिक्शे में आ रही थी। वो एक आया बंदा, उसने ब्लेड मारा यहाँ पर ऐसे हाथ पे, और फोन छीन के भाग गया। अब बताइए, हाथ ठीक था, सब कुछ साइन हुआ, लेकिन अब कोई ब्लेड ही मार गया, अब आपका फोन नहीं जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। या इतना परेशान है आदमी, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो फिर क्या बोले। अब नीयत में भी खोट आ जाता है, पेट भी भरे नहीं हुए हैं, इतनी पर दिक्कत आ जाती है, फिर आपका दिमाग चकराता है, आप कहते हैं लोग ही खराब है सर, क्या करें इनका। तो समस्या असल में जटिल भी है और बड़ी भी है। और फिर जब ऐसी होती है और फिर ऐसे में लोग धर्म और आ जाए, फिर कल्याण ही होता है ऐसे देश का। फिर हम होशियारी लगते हैं और जापानीज बेवकूफ लगते हैं। जी मेरा भी फोन एक बार मुझे वापस मिल गया था कि जब कॉलेज में था। हाँ हाँ। कॉलेज में जब था तो जिस सेंटर में हमारा एग्जाम सेंटर पड़ा था, वहाँ पे बाहर थोड़ी देर बैठा था। उसके बाद गेट खुले तो अंदर गया, तब मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाया कि अरे तुम्हारा नाम, अच्छा वो पूछ रहे थे कि ये नाम किसका है, ये नाम किसका है। तो मैंने मेरा है, मतलब मैंने अब क्या कांड कर दिया, अभी तो परीक्षा देने आया हूँ। तो बोला आपका फोन गिर गया था। अच्छा, फोन के मतलब स्क्रीन में मेरा नाम लिखा हुआ था, तो बाहर वाले किसी को दिया और फोन नंबर पे फोन किया। मेरे मामा थे, उन्होंने मुझे फोन किया और फोन दे दिया। तो ऐसा नहीं कि भारत के सारे लोग इतने मक्कार हैं, लेकिन या फिर आपको अब ब्राजील में चले जाएंगे तो वहां भी चोरियां होती है। बिल्कुल, यूएस में सब खुलेआम गोली बारूद सब, वहाँ तो आप सड़कों पर उतरे। अब कुछ सवाल यहाँ से नैतिकता की भी आते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए, आपको शायद ये सिनेरियो सभी ने बताया होगा कि जिंदगी में कि कोई ऐसी औरत है जिसने चोरी की, तो राजा के सामने आई वो, फिर उसने बताया कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इसीलिए मैंने चोरी की, फिर उसे माफ कर दिया गया। लेकिन मैं जब चीज को देखता हूँ, ये अब वो कोई महिला पुरुष या फिर जो भी के वो पुरुष कहे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये चीज हम क्यों मानते हैं तब कि जब मैंने चोरी की और मैंने खाया, वो भी एक इंसान के पेट में गया, और मेरे बच्चों के पेट में गया, तब सब माफ कर देते हैं। ये आपको कैसा लगता है? ये ना बड़ा कंसेप्ट ही रह गया है। जो नैतिकता वाली बात आती है ना, जब नैतिकता हम लगाते हैं तो कंसेप्ट ढीले होते हैं नैतिकता के, कहीं फेल हो जाएंगे, कहीं पास हो जाएंगे। नैतिकता वाला कंसेप्ट मैंने एक बार बहुत गलत चीज में लगा लिया था। मैं अभी लड़कियों वाली बात आई तो मैं भी ये कर रहा हूँ। अभी ये जब आरजी कर वाला जो केस हुआ था, तो मैं अब ये बात बता रहा हूँ। तो मैंने आरजी कर वाला केस क्या है, 2-3 महीने तक फॉलो ही नहीं करा। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा इस बारे, और मैं पढ़ूंगा भी नहीं। पढ़ पाऊंगा तो बात की बात है, पढ़ तो लूंगा, आराम से पढ़ लूंगा, पढ़ पाऊंगा तो सोच, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने नहीं पढ़ा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
उसके बाद 5-6 महीने जब हो गए, फिर मैंने पूरा केस जाना कि क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर थी। अजीगर वाला जब केस हुआ, मैं अपने आप में केस पर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों के जो रिस्पॉन्स है उस पर कॉमेंट कर रहा हूँ बस। मैं केस में कुछ भी नहीं बोल सकता, बहुत गलत। पर लोगों के रिस्पॉन्स थे, सब लोग बहुत आउटरीजियसली रिवोल्ट कर रहे थे, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, सब एकदम बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही है। इतना बिल्कुल गलत है कि किसी लड़की के साथ, पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, और बात डॉक्टर की भी नहीं, किसी लड़की के साथ आए मतलब चलते फिरे खुले आम ये सब हो जाना बहुत गलत बात है, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह में जो उसकी काम करने की जगह ही है। तो और ये हिंसा है, अपने आप में हिंसा का बहुत गलत रूप है, तो बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए, एकदम सही बात। लेकिन इसी तरीके से जब आए दिन महिलाओं का खुलेआम मानसिक रूप में हिंसा होती है उन लोगों के साथ, किस तरीके से हम मानसिक रूप में दबा ही देते हैं महिलाओं को, और ऐसे कितने ही किस्से हमारे सामने आते हैं कि मैं तो अपनी आंखों से देखे हैं, कुछ कुछ किस्से बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ तो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंखों से दूसरों के घर में या फिर कुछ रिश्तेदार हैं उन घरों में भी देखा है कि यहाँ खुलेआम सिर्फ सब्जी में नमक कम था, इस बात पे पूरी सब्जी उन पर फैला दी जाती है, गर्म हो या कुछ भी हो। ये भी हिंसा ही है, मानसिक रूप में उनसे क्या क्या बोला जाता है उसके मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, ये भी हिंसा ही है, लेकिन इस पर कोई कभी विरोध नहीं। तो ये वाली जो बात है नैतिकता वाली, नैतिकता ढीली चीज, नैतिकता जो है, जो मोरल्स और एथिक्स वाली बात है, ये ढीली चीज है। मोरल्स और एथिक्स ज्यादा थोड़ी ह्यूमैनिटी अगर बोले, या फिर अब बोले थोड़ी तमीज, थोड़ी डिग्निटी, इन सारे शब्दों पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो, वरना कुछ सही गलत तो आप अपने हिसाब से बदल देता है इंसान, कुछ सही हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। या अभी वो महिला जिसने चोरी करी, वो अभी अपनी आशिक के लिए कर रही हो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दोनों याशी करेंगे। और यहीं वो बच्चों के लिए कर रही है और उसका आशिक उसको छोड़ के गया है, तो फिर वो एकदम वुमेन्स के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट केस बन गया कि देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है बेचारी के। और दोनों ही दिन वो छोड़ती, पहले दिन उसने अपने आशिक के लिए चोरी करे, अगले दिन उस पर बच्चे हैं, आशिक नहीं रहा, तो अगले दिन उसके लिए बड़ा वो हो गया, और पहले दिन तो फिर अब यहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। मोरालिटी मोरालिटी सब आप देखिए एक दिन में बदल गई वो, तो एक दिन 24 घंटे हुए और बदल गई वो चीज। और पिछले एग्जांपल देख लीजिए, तो यार मोरल्स और एथिक्स से ज्यादा कोई एक और गहरी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, अब वो यही है बस, इसमें और क्या बोलूं। मुझे फिर याद आने लगा फिर क्या क्या घटना है महिलाओं के साथ। नहीं, ये तो मैं हाँ। हर रोज मानता हूँ कि सुबह उठते ही कि महिलाओं के साथ जो होता है, क्योंकि मैं कभी कभी खुद को महिला कल्पना करता हूँ रात को जब सोने जाता हूँ, तो पटांग चीजें सोचने के बगैर मैं बड़ा ऊपरी मैं ये कहना चाहूंगा, 2 सेकंड रोक के, मैं एज अ फीमेल अगर पैदा होता इस देश में, और इस देश में ही बोलूंगा अभी, तो मैं तो जी ही नहीं पाता भाई, मैं नहीं जी पाता। ऐसी बंदिशें, ऐसी हालत, आय हाय। और जी फिर ऐसे में वो पूरी एक, क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी। अब हाँ, उसी बारे में बता रहा था कि जब मैं खुद को एक महिला कल्पना करता हूँ कि कभी कभी बाकी चीजों में भी कल्पना करता हूँ कि कभी कभी मैं पशु हूँ या फिर कभी किसी दूसरे देश में हूँ। जब जब मैं भारतीय महिला कल्पना करता हूँ खुद को, मैं सोच देख पाता हूँ कि पहला कि मैं, मेरे पास अगर पैसे हों भी तो मैं भारत में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा बहुत ही कम है और लोग बहुत ही, मतलब लड़के बहुत ही हिंसक हैं। मैं अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ दिनों पहले ये एक केस देखा मैंने कि एक फॉरेनर आए हुए थे, उनकी बीवी के साथ कुछ सेकंड हुए कि वो आदमी कुछ खरीदने गया था शायद, या फिर किसी काम से कुछ सेकंड्स के लिए गया था। एक बंदा आया आउट ऑफ नोवेयर, उसने उस लड़की से आपका नंबर दे दीजिए, या फिर इंग्लिश में कुछ भी बोला होगा, और वो वापस आया, वो बंदा उस औरत की जो हस्बैंड थे, बोले बोले मैं उसका हस्बैंड हूँ, इस बात की नहीं है बात कि तुम अभी आए, कुछ बात नहीं की और फोन नंबर मांग रहे हो। मैंने ये कैसी मानसिकता है। फिर वो बंदा शी माय सिस्टर ये सब बोल के चला गया कि
वो बस तब कह रहा था नहीं नहीं मेरी बहन है या फिर ऐसा कुछ। तो यह एक लड़की सोच के, मतलब खुद को लड़की सोच के ये पाता हूँ कि देश बिल्कुल भी मेरे लिए सेफ नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो जो घर से भी अगर मैं बहुत किसी ऊंचे किसी बिजनेस खानदान से कोई लड़की नहीं हूँ तो मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं कि देखो ना, मुझे अगर कुछ करना होगा खुद से, क्योंकि ये बात आप लड़कियों को भी माननी पड़ेगी कि आप अगर कुछ ना भी करें वो भी आपका ऑप्शन है, जो ऑप्शन लड़कों के पास नहीं होता। अगर मुझे, बिल्कुल। हाँ हाँ, अब मैं अगर लड़की होता, जो भी होता हिंदी में, तो अब अगर मैं कुछ करना भी चाहता कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तब घर से पाबंदियां आती कि नहीं नहीं लड़की हो तो टीचर बन जाओ, सेफ काम है, पढ़ाई एक आर्ट्स करनी। वाले कॉलेज से ही पढ़ लो, बाहर क्यों जाना है, हाँ, इंजीनियरिंग का घर के कॉलेज से पढ़ लो। हाँ। घर के कॉलेज से करो, तो ज्यादातर लड़कियों को ये सुनना पड़ेगा। और तो बाकी सब छोड़ ही दीजिए कि कैसा लगता है एक लड़की हो के कि मैं खेलने नहीं जा सकती, मैं बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेलना चाहती हूँ, थोड़ी अगर बड़ी हो जाऊं तो। अगर ज्यादातर हिस्सों में मुझे दिखता है कि खेलने नहीं जा सकते, आप उत्तरी भारत से तो वहां पे शायद ज्यादा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भी होता है, बिल्कुल। लेकिन मेरे घर के पास में ही 1 किलोमीटर के अंदर ही एक मैदान पड़ता है, वहाँ पे फुटबॉल कोचिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे लड़कियां आती हैं, बच्ची लड़कियां आती हैं, वो करती हैं, कोई बात नहीं। तो बदतर से बदतर जिंदगी लड़कियों की, तो ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखिए कि अगर कोई लड़की भारत में, उसने अगर ठान ली कि मैं बैठ के खाऊंगी, बस केस पे केस चढ़ाऊंगी, इसके ऊपर उसके ऊपर, मुझे बस करना क्या है, कुछ दिनों तक अच्छी बच्ची बन के रहना है, एक लड़के को फंसाना है अगर मैं दिखती अच्छी हूँ, या फिर रास्ते में रैंडम किसी के ऊपर केस वगैरह कुछ भी। कुछ भी कर दूंगी। तो अगर आप बदतमीज लड़की हैं तो भारत तो आपके लिए स्वर्ग है, आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी औरत है जो एक सीधी सादी जीवन व्यतीत करना चाहती है, कि ऑनेस्ट बन के, कि खुद काम करके जो भी हो, तो भारत तो बहुत ही बदतर एक देश है लड़कियों की तरफ से। मैं जो कह पाऊंगा। हाँ, ठीक है ये है सच है। जी। भाई बड़ी गंदी बात है जो आपने बोला कि ये जो लड़कियों का एक दूसरा तबका भी है, ये कुछ नहीं करती हैं, अपने साथ तो बुरा कर ही लेती हैं। ठीक है, अपने साथ बुरा व्यक्तिगत रूप में करती हैं, फायदे हो जाते हैं भारी रूप से, पैसा मिल गया या फिर जो भी, तो ठीक है। लेकिन ये बड़ा बुरा ये लोग कर देते हैं उन महिलाओं के साथ जो बदतमीजी भी नहीं कर सकती। अगर कोई एक महिला, अभी हमने बोला कि अगर कोई महिला ये निर्धारित नहीं कर ले कि अब तो पकड़ के फंसाना है, तो ये भी कुछ सेलेक्टेड क्लास ऑफ गर्ल्स या फिर सेलेक्टेड एरियाज हैं जहाँ की गर्ल्स कर सकती हैं। आप बिहार में कोई लड़की निर्धारित भी कर ले कि अब तो फंसाऊंगी, तो वो खुद ही फंस जाएगी बेचारी, उससे पहले ही पंचायत बैठेगी और कुछ हो जाएगा। बल्कि एक मेरा वो अभी मैं जिस दोस्त की बात कर रहा था नाइट दिल्ली में, वो बिहार से ही है, तो वो गया था अभी कुछ महीनों पहले बिहार, वो 17 साल बाद गया था। तो वहां से आके उसने एक लाइन में बताया, और कहता है, और क्योंकि वो बिहार में भी ऐसे कोई पटना या वो नहीं, वो से बहुत छोटे गांव से आता है, मुझे नाम भी याद नहीं, बता दूंगा आपको। वो कहता है एक लाइन में कि अभी गर्ल्स दे आर यूज्ड एज एज, जी। वहाँ वो गर्ल्स देयर आर यूज्ड एज टूल्स। अच्छा, टूल्स। एंड फिर उसने हिंदी में और क्या क्या एक्सप्लेन करा, उसका मोटा मोटा मतलब बस यही था, उनका काम है खाना बनाना और बिस्तर। और ये वहाँ की बहुत गंदी हालत है। मैं वहाँ का तो एकदम, जब भी मुझे वहाँ के बारे में पता पड़ता है, तो ये जो हमने बात करी कि देर आर सिलेक्टेड गर्ल्स जो इस सिस्टम का फायदा भी बहुत अच्छे से उठाती हैं, बिल्कुल ये फायदा उठा लें नहीं उठाए, ये बहुत बुरा कर देती हैं ऐसी महिलाओं के साथ, क्योंकि जनरलाइज हो जाता है चीज। मैं एक और आपको, और ये सब केस स्टडीज है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बातें बना रहा हूँ, ये सब केस स्टडीज है, मैंने ये पर्सनल केस स्टडीज है। मैं ऐसी बात कर रहा था, तो बिहार का ये लड़का था, तो वो कहता है कि हमारे हिसाब से तो लड़कियों को ज्यादा छूट देनी नहीं चाहिए, वरना वो फायदा उठा ले। हाँ हाँ, लड़के तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि जो पुलिस घूस लेते हैं वो तो किसी और ही टेंडर के हैं। अब आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि इस लड़के ने क्या बोला कि लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, वो फायदा उठा लेगी, क्योंकि सही बात भी है कि क्योंकि अभी कितने केस सामने आए, अभी वो एक जो केस आया था शुभम वाला, जिन्होंने सुसाइड कर ली,
वो वाला केस भी सामने है। और आए दिन आते रह रहे हैं अभी तो, ये आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं शहरों में। ये शब्द जितनी कम बार इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, वरना एडिट करना पड़ेगा। शब्द कौन सा? सुसाइड। तो अच्छा ठीक है हाँ। तो अभी वो जो एक केस आया था सामने, तो फिर वो पूरा केस था। तो ये सारे जो केस हैं जहाँ पर महिलाएं अपनी गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, ये हो रहे हैं सारे शहरों में। और इन सब केसेस को जब वहाँ का आदमी पढ़ता है तो वो बोलता है ये देखो ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने हमारी महिला को सही दबा रखा है, और दबाओ। ये हो जाता है इस छोटे से केस की वजह से। वहाँ गाँव में किसी को कुछ पता नहीं, वहाँ एक बार में 25-30 महिलाओं के साथ और बुरा होने लगा। पहले तो बुरा हो ही रहा था, पहले तो बस क्या ही बोले, पहले बस जूता पड़ रहा था, अब चप्पल भी पड़ रही है। पहले सुबह की थी, अब रात को भी पड़ रही है। और ये हो जाता है फिर, इसीलिए ये सब केसेस हम देख नहीं पाते हैं, ये पूरे इस संदर्भ में। और फिर अगर आज का यहाँ का शहर का इंसान ये टेक बना ले अपना कि देखो एकदम सही हो रहा है, लड़कों के साथ गलत हो रहा है, लड़कों के साथ इस वक्त गलत हुआ है इस मोमेंट में, ओवरऑल अभी भी लड़कियों के साथ ही गलत होता है इस मोमेंट में, तो लड़कों के साथ ही हुआ, सही बोल रहे हो। एक ओवरऑल पिक्चर भी देखो और माइक्रो पिक्चर भी देखो, तभी तो कुछ हुआ। आप माइक्रो और मैक्रो दोनों देख पा रहे हो और फिर बोल पा रहे हो कुछ, देन इट इज अ टेक, इट इज अ, फिर वो कोई एक आपकी बात है कि आपने देखा समझा सारी बातें करी कैलकुलेट, और फिर आप कुछ एक बात रख रहे हैं। उस तरीके से यहाँ का लड़का या फिर यहाँ का कोई भी इंसान नहीं रखता है। जी नहीं, इस बारे में तो मतलब पूरी तरह से आपके साथ एक मत हो गए। तो चलिए इस चीज को अभी यहाँ पे विराम लगाते हैं, कुछ और टॉपिक निकलता है। जैसे हाँ जी बिल्कुल। आपसे पूछ रहा था कि जैसे सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बाहर भी तो हम कुछ करते हैं ना, कि जैसे मैं एकदम छोटा मोटा तौर पे अपना बताऊं कि जैसे ये यहाँ पे हम कुछ लोग यहाँ पे जो हम रहते हैं उस गांव में, कस्बा इलाका बोल सकते हैं, पर जहाँ जाता हूँ वो थोड़ा ग्रामीण इलाका है। तो वहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे उम्र की कोई बात नहीं है, हाँ 40 की उम्र के लोग नहीं खेल पाते होंगे शायद, पर उनके 40 के नीचे जो भी है वो सब ने नाम लिखाया हुआ है, और वहाँ पे क्रिकेट लीग्स चल रही है मजे के लिए। क्योंकि कभी किसी जगह होता है कि प्राइज मनी होता है, सब अपनी बेस्ट 11 लेके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, हम गाँव के लोग हमने अपनी लीग बनाई, हर हफ्ते वहाँ बिडिंग हो रही है, सब खेल रहे हैं, एक टीम में खेल रहे हैं, दूसरी टीम में खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। ये एक चीज है। उसके बाद अगर देखें कि कुछ किताबें हैं जो मुझे तो बहुत ही प्रभावित की अब तक, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दो चीज़ है। पहली चीज़ से दूसरी आई है, वो ये कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये सबसे सुंदर चीज़ है मेरी ज़िंदगी की। ये हट जाए तो मेरा ज़िंदगी एकदम रुखी हो जाए। और मैं बड़ी उत्सुकता, बड़े एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पढ़ाता हूँ। और मैं कई बार मेरे साथ ये होता है कि कोई पूछते हैं कि क्या पढ़ाते हो भाई, बोल देता हूँ कि मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था, अब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पर फिजिक्स केमिस्ट्री तो कहने की बात है, 5-6 घंटे की अगर कभी क्लास ले लूँ तो उसमें 1 आधा घंटा फिजिक्स पढ़ाता हूँ। उसके अलावा सिर्फ वहाँ पर दर्शन शास्त्र की बात हो रही है, सिर्फ इसी तरीके से बातचीत हो रही है। हाँ, ये हिस्सा अगर मेरी ज़िंदगी से हटा दिया जाए, ये इतना मैं इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कितना दिल के नज़दीक है मेरे। तो ये एक हिस्सा। उसके अलावा तो दूसरी चीज़ आपने बोली कि खेल, खेल तो काफ़ी कम हो गया है जीवन में, इसको वापस मुझे शुरू करना है। हालांकि उसके अपने कारण है, क्योंकि काम की वजह से नहीं हो पाता। अगर एक भी कारण उसका ये होता कि मैं खुद ही नहीं खेल रहा या आलसी हूँ, तो मैं नहीं बोलता। पर इसके सारे कारण सिर्फ इतने हैं कि ज़िंदगी में काम इतना घेर लिया है काम ने कि खेलने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। और खेलने में अपनी एक सुविधा मतलब वो लगता है, एक खर्चा लगता है। कम से कम यहाँ पर अब मैं बैडमिंटन बहुत पसंद है, क्रिकेट यहाँ कोई आसपास खेलता नहीं है, तो बैडमिंटन तो मुश्किल हो जाता है यहाँ खेलना। पर हाँ, पहली चीज़ जो मैंने बोली कि पढ़ाना बच्चों का। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने बोला, किताबें। किताबें शुरू भी तब हुई जब पढ़ाना शुरू करा। जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करा, मैंने कहा अरे यार अब पढ़ाऊँ कैसे, अब कुछ पता तो है कम। जैसे ये धीरे धीरे, अभी जब मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब सारी प्रतियोगी परीक्षा हो गई, उसके बाद फिर मैंने चीज़ें जानना शुरू करी कि हाँ कैसे हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर की चीज़। ये सब पढ़ना पड़ा, क्योंकि पढ़ा रहा था, बताना था, तो कैसे बताए, पता तो है नहीं। पढ़ा, उधर जाना उधर जाना, तो फिर ये जानने की जो प्रतिक्रिया थी ये और तो ज़्यादा बढ़ गई जब पढ़ाना शुरू करा।
जैसे जैसे पढ़ाता गया वैसे वैसे जानने की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से बढ़ गई। हालांकि एक जो चीज अभी तक कम रही है, इसको मुझे जड़ से उखाड़ के एकदम हटा देना है, वो यह है कि मैंने बहुत एक्टिव रूप से रीडिंग कम करी। पढ़ा है, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लिए या फिर वीडियोस के थ्रू जान लिया, यही करा है। एक्टिव रीडिंग बहुत कम है और मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग बहुत बहुत जरूरी है। तो रीडिंग अभी पिछले 2 महीने से शुरू करी है, उसको अब बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। पर हाँ, जितनी भी चीज़ें, और खासकर जो आपने बोला कि कुछ ज़िंदगी में काम से हटके भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में उनको शेयर होता है कि पढ़ाने की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में जितनी भी प्यारी प्यारी चीज़ें आने लगी वो आती चली गई, तो उसकी वजह से। जी। आप अगर चाहें तो कुछ चीज़ें जैसे जिन चीज़ों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि एक सेकंड, हाँ जी, क्लोज ओके, 5 more minutes, ठीक है, हाँ जी। ऐसे कुछ चीज़ें सबके जीवन में ही होती है कि जो आपको बहुत प्रभावित किया। आपने जैसे पढ़ाने की बात की, कोई ऐसे भैया थे या फिर कोई ऐसा मेंटर जो, क्योंकि सबको चाहिए होता है और जो खुले दिल से हमें बताता है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जिस समय अ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी या फिर कहीं भैया के जैसे किसी के कोई फ़िगर चाहिए होता था, तब मुझे एक मिले। और एक मेरा एक दोस्त था, तो हम 3 लोग थे। बहुत आलोचनाएँ करते थे एक-दूसरे के साथ। और जब ज़िंदगी में पहली बार प्यार में ठोकर खाई, मतलब ठोकर नहीं खाई, क्या कहे कि बच्चा था, प्रपोज़ किया उसने, ना कर दिया एकदम शराफ़त से। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि अच्छी लड़की थी, शायद मैं ही योग्य नहीं था। तो अब भी उनका कंधा मिला। तो ऐसे कोई फिगर आपके जीवन में, क्योंकि लड़कों के लिए तो ये बहुत मायने रखता है। शुरुआती जीवन में तो कोई नहीं रहा ऐसा, पर अभी जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था, हाँ वो ज़रूर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आलोचनाएं करी, सही चीज़ों में बात करी, तो वो एक मेरा जो दोस्त था हिमांशु, उसके साथ बड़ी बातचीत हुई। हर विषय पर, हम जिस विषय पर सोच सकते हैं उस विषय पर बात हुई। बहुत डांटा, कई बार मुझे समझाया, एक वो। और उसके अलावा एक जो मैं कई बार कहते हुए नहीं थकूंगा, मेरी कई डायरीज, मैं डायरी बहुत लिखता हूँ, कई डायरीज में भी मैं ये सब शुरुआत में लिखता हूँ कि मेरे गुरुओं को मेरा नमन। तो कई गुरु रहे और उन सब में से सबसे पहले जो गुरु रहे मेरे आचार्य जी रहे। आचार्य जी को बहुत कुछ जाना, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ कुछ नाम जो लोगों को बहुत आम लगते हैं, जैसे शंकराचार्य, संत कबीर, अष्टावक्र, ये सारे नाम ही मेरी जिंदगी में नहीं आ पाते अगर मैं आचार्य जी को नहीं सुन। और फिर जिस दिशा में मेरी जिंदगी अभी बढ़ रही है, संभव नहीं हो पाता अगर एक मेरा वो मित्र हिमांशु नहीं होता और एक आचार्य जी नहीं होता। तो ये दोनों बड़ी प्यारी चीजें हैं मेरी जिंदगी की। और फिर तीसरी, जो अब सब कुछ प्यारी प्यार बढ़ रहा है जिंदगी में, वो है पढ़ाना। आचार्य जी पे आए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको मतलब जिनकी ज़रूरत भारत को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ओवर पॉपुलेशन एक समस्या है, उसके खिलाफ भी वो बोलते हैं। हम पर्यावरण को दिन प्रतिदिन जिस हालत में ले जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी वो बोलते हैं। पशुओं पे हम जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो बोलते हैं। तो मतलब और एक वीडियो के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति ने आचार्य जी को पूछा था कि आचार्य जी, आज की लड़कियां ना बहुत बुरे दिशा में जा रही हैं। ये ऐसे लड़कों के पीछे जा रही है जो उनको ठगेगी, तो मतलब जो उनको ठगेंगे तो ठगेंगे और उनका दिल भी तोड़ेंगे या फिर किसी और लेवल पे भी जा सकते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि बेटा, अगर वो तुम्हारे पीछे आती तो सब ठीक ना। किसी और के पीछे जा रही है, इसमें ही सारी गलतियां। तब मैंने समझा कि आचार्य जी किस बारे में बात कर रहे थे। बस एक वीडियो में समझने की कोशिश की कि वो खुद को देखने में, मैं हर दोष बाहरी चीजों को दे रहा हूँ और मैं हर चीज को खुद की तरफ चाहता हूँ। ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, सब मुझे चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी शेयर कर सकते हैं कि आचार्य जी ने आपको कैसे प्रभावित किया जीवन में। ये तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में वो क्लिप डाली थी ऐसे, वो सबसे प्यारी बात लगती है, जो कि वो भी यही सारी है कि खुद को तोड़ो, दर्द होता है तो सहो, और फिर एक चोट और दो।
इसको और एक दूसरे तरीके से आपने भी बताया कि सारी बात ये है, तो इसको एक जो बड़ी शुरुआती बात थी और आज तक साथ है, बेटा जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। बाहरी रूप से जो भी तुम्हें अलग लग रहा है वो सब, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बोला था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा मेरे साथ घट गया, या मेरे मम्मी पापा मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे, है ना, ये बड़ा चलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि क्या करे फिर। तो बेटा तुम्हारा अब तक तुमने ऐसा जीवन जिया क्यों जो तुम्हें, अब तक तुमने अपना ब्रांड ऐसा क्यों बना था, तुम्हारे पापा तुम्हारी नहीं सुनते, तब तक तुम ऐसे इंसान थे क्योंकि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी बात ना सुनते, तुम ऐसे कभी बने क्यों नहीं, तुम ऐसे दमदार कभी बने क्यों नहीं कि पापा भी तुम्हारी बात सुने। तो लौट लौट की जो बात आती है कि सारी बात बाहर की नहीं है, पहली बात तुम्हारी खुद की है, पहली बात तुम्हारी जिम्मेदारी की है। तो ये बात सबसे ज़्यादा प्रभाव करी, और फिर तो वो अपने आप में पूरा एक संग्रहालय है सीखों का कि क्या क्या नहीं सीखा। बल्कि अभी जितनी बात करी होगी उसमें हो सकता है 3-4 बातें तो कोई अगर व्यूअर हो तो बोले तो हाँ सुनी थी, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं इसमें कुछ ज़्यादा वो भी नहीं मानता कि ये तो गलत है, देखो आपके आइडियाज़ वहाँ से आ रहे हैं, ये कई बार मुझ पर एक बार बोल देते हैं। अनटिल एंड अनलेस आई एम, मतलब जब तक मैं बातों को रट नहीं रहा हूँ, और अगर किसी बात को समझ के, वो बात सिर्फ समझ के ऐसा नहीं कि मैंने समझी, अगर मैं किसी और को भी समझा पा तो ठीक है, मामला ठीक चल रहा। जी, तो मेरे चैनल पे तो जैसे आचार्य जी के ऊपर बहुतों ने बात की, जैसे अर्पित जी ने बात की, मेघना जी ने बात की, अंजू जी अभी ने बात अर्पित जी के साथ भी पॉडकास्ट आने वाला है। जी, जी, मैंने बहुत भी अच्छे अगर आप हाँ, आचार्य जी जैसे अर्पित जी भी बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप दोनों को ही जानना चाहें तो आप देखें, आपको दोनों में विरोध नहीं दिखेगा। एक बस ये बताना चाहते हैं कि सच क्या है और एक समाज सुधारक है। तो मैं तो दोनों को लेके चलने की कोशिश करता हूँ। आपको भी कैसे लगे अर्पित जी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगे कि वो भी बहुत ओपन माइंडेड है और जानते हैं और जानना भी चाहते हैं। अर्पित जी जो है वो मिलने चाहिए सबसे पहले लोक धार्मिक लोगों को, और जो अंधविश्वास है वो टूटना चाहिए सबसे पहले। जो मुझे बहुत प्यारी बात लगी कि आजकल के भारत देश जैसा हमारा है, वहाँ इस तरीके की बातें भी जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने हम अंधविश्वासी हो गए हैं, जरूरी है थोड़ा। उसके बाद एक जो हल्की खामी जो मैं उनसे बात करूंगा, अभी देखते हैं क्या होता है, मुझे लगती है वो ये है कि बात को किस तरीके से कब कैसे कहाँ रखना है, इस बारे में आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी पे कितना टेक है। ये पूरी फिर डिबेट इस पर नहीं होगी कि आचार्य जी को लेके अर्पित जी का क्या विचार है, फिर इस पर नहीं होगी, फिर बात इस पर होगी कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है जब किसी को कुछ समझाना है। तो डिबेट सारी एक चीज की हो जाएगी, जब किसी को कुछ सुधारना है तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी, वो डिबेट फिर इस चीज की हो जाएगी। भारत इतना बिगड़ चुका है कि लोग धर्म सर चढ़ गया, तो अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या था, पढ़ मारो इनकी, डंडे की जरूरत है तो फिर वो डंडा बात की तरीके से आए तो बढ़िया है। लेकिन फिर कई बार केस माइन्यूट होते हैं, कई बार केस थोड़े, जैसे हम कई बार ऑपरेशंस करते हैं, डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते हैं, तो केसेस टू केसेस वेरी करता है। तो केसेस टू केसेस कितनी आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, उस चीज़ पर डिबेट हो सकती है, उस चीज़ पर बात हो सकती है, जो मैं करना चाहूँगा ठीक जी के साथ। जो अभी पॉडकास्ट आएगा तो उसमें हो सकता है जब ये पॉडकास्ट आए उसके कुछ दिनों बाद वो आ जाए। चलिए, बहुत चीज़ों में तो हमने बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप भी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं जिनके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार है जब मैं किसी से ऐसे बातचीत कर रहा हूँ और खुद कुछ अपने मत रख रहा हूँ। हालांकि कई तरीके से डिफरेंट परफॉर्मेंस में या अपनी पॉडकास्ट में अपने मत रख चुका हूँ, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने मत अलग से रख दिया। इससे पहले जब आपसे भी बातचीत हुई थी तो सबसे जो सुंदर बात यही लगी थी जो आपने अभी शुरुआत हुई, आप सुनते हैं बातों को, और आप भी किसी एक ऐसा नहीं कि एक विचारधारा पकड़ी है, उसको पकड़ते पकड़ते आगे चल रहे हैं। आप सुनने के लिए राजी हैं, और जो इंसान सुनने के लिए राजी है फिर उसके साथ बात करने में मजा आता है। अगर आपको मेरे देखे यही लगा और मुझे भी आपके देखे यही लगा तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आपकी बातचीत सफल रही जी, जी, है ना। बाकी और फिर मिलते हैं किसी और दिन। फिर भी मिलते रहेंगे उनके चैनल पे और हमारे चैनल में भी। उनका चैनल भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन में दे देता हूँ और लिंक तो नहीं दे सकता, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी जी को फिर से देखने के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि उनके साथ बातचीत कैसी लगी। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।